अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। में हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला एक ऐसा सानिया था जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है और सानिया APS के बाद ये दूसरा एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है जो पेश आया, जो यकीनन एक आई ओपनर साबित होगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बोलान ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है और जो तमाम 33 दहशतगर्द थे उन्हें हलाक कर दिया गया है। 21 शहरी, 4 FC जवान इसमें शहीद हुए। ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ये DGI SPR की जानिब से डिटेल्स भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन इस साने के बाद अब सवाल ये है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, रियासत को क्या करने की ज़रूरत है और जो तमाम सियासी जमातें हैं उनका रवैया, उनकी रविश क्या होनी चाहिए। इससे पहले सानिया APS पेश आया था, जिसके बाद हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है। तो देखना यह है कि अब वफाकी हुकूमत, रियासत क्या जिम्मेदारी उन पर आयद होती है और वो किस तरह से जिम्मेदारी को निभाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि दहशतगर्दी पर सियासत नहीं, जहती की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है, यकजा होने की ज़रूरत है। अपने अपने मफाद को छोड़कर मुल्की मफाद की खातिर एक होना इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। और साथ ही साथ ये भी कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ, इसमें भारत का हाथ मुलविस है। वाज़े तौर पर इसके सबूत भी अब मिल चुके हैं। इसी पे आज अपने पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जवाद फैज़ी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं। आदिल साहब, एक बहुत बड़ा सानिया होके गुजर गया। ठीक है, हमारी बहादुर फ़ौज ने, हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, क्लियर हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या करना है, अब किसकी ज़िम्मेदारी है और किस तरह से तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने की ज़रूरत है मुल्की मफाद की खातिर के मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। देखिए, जाहिर सी बात है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जो जो मसाइल हैं उस पे जो है वो फोकस करे। मसला बलूचिस्तान का जो है वो कोई अब से चला तो नहीं आ रहा, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो चुका है ये मामला चलता आ रहा है और अब इसमें ज़रा शिद्दत आ गई है। अब हमने जो है बहुत सारे मौक़े जो है वो रियासत की बात कर रहा हूँ कि रियासत ने बहुत सारे मौक़े जो है वो ज़ाया किए हैं। वहाँ पर जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको अंगेज करने के बजाय जो है वो बलूचिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ा, जिसका नतीजा है कि आज वहाँ पर जो इंतहा पसंद जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ हुआ सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर, वो इस चीज़ का हमें कह रहा है कि हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। जैसे नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था, अब वो एक खालिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से था, तो हमें जो है वो इसी तरह बलूचिस्तान के मसाइल को, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको समझते हुए एक सिर्फ स्पेसिफिक बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो नेशनल एक्शन प्लान जो है तरतीब देना चाहिए। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक करारदाद तो मंजूर हुई है, सिर्फ करारदादें मंजूर होने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी होगी, उसके बगैर नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, आज तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हमें यही लगा कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, हुकूमत की तरफ से भी यही लगा कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो ने जो है वो एक तकरीर की जो दहशतगर्दी को फोकस करके की, उसमें मैच्योरिटी नजर आती थी। तो असल चीज ये है कि आप इस मौके पर जब मुल्क के अंदर 2 सूबे जो है वो मुकम्मल दहशतगर्दी की लपेट में है, आप अपने सियासी इख्तलाफात एक साइड पर रखें और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दे। हर दफा जब भी बलूचिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है, प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो हुकाम है वहां पहुंच जाते हैं। वक्ती तौर पर वहां पे जाकर तकरीरें करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। जवाद फैजी साहब, हम देख रहे हैं कि अभी भी जो सियासी जमातें हैं वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। इस सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों का क्या एक पेज पर होना जरूरी है? यकीनन एक पेज पे होना जरूरी नहीं है, ये लाजिम है, ये फर्ज होना चाहिए। इस मुल्क से मोहब्बत का जो हलफ उठाया है, इस मुल्क से वफादारी का हलफ उठाया है जो पार्लियामेंट में मौजूद है, और मैं तो समझता हूँ हर शख्स का, हर शहरी का ये पैदाइशी हलफ होता है अपनी रियासत के साथ कि वो उसका वफादार रहेगा और कानूनी तौर पर भी वफादार रहना चाहिए, आईनी तौर पर भी वफादार रहना चाहिए, इखलाक में भी वफादार रहना चाहिए। लिहाजा जहाँ तक बात है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, देखिए इस सारी सूरत हाल में किस जमात के सरबराह ने या बानी ने
किस किस्म के ट्वीट्स किए, और वो ऐसे ट्वीट्स जो दहशतगर्दों की हिमायत पर मबनी हों, ऐसे ट्वीट्स जिसमें रियासती इदारों एजेंसीज के खिलाफ गुफ्तगू की गई हो, लिखी गई हो, ऐसे ट्वीट्स जो इत्तेहाद को और मजीद उसमें इस्तेहकाम की बजाय उसमें नफरतें, उसमें प्रोपेगेंडाज, उसमें फेक न्यूज, उसमें अपने पर्सनल जज्बात का इजहार, और एंड पे उन्हीं ट्वीट्स के अंदर अपने लिए सब कुछ मांग लेना कि मेरी 90 दिनों में 72 घंटे से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, मेरे बेटों से, बेटी की तो मैं जिक्र नहीं करता, मेरे बेटों से गुफ्तगू नहीं कराई गई। वो बेटा जो दुबई मैच देखने आ सकता था, बाप को देखने पाकिस्तान भी आ जाता। लिहाजा इस किस्म की चीजें ऐसे मौके पे जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, जब पूरी कौम मुस्तरब थी, जब पूरी कौम दुआएं कर रही थी, जब पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही थी, सिर्फ हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के लोग और एक मखसूस जमात के कायद से लेके, बानी से लेके और उनके आगे जो डिफरेंट लीडर्स हैं, वो उस पेज पे थे कि वो पाकिस्तान के इदारों के हवाले से मुतनाज़ा चीजें फैला रहे थे। लिहाजा इस पे यकीनन आपने सही कहा कि सारी सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि नेशनल एक्शन प्लान, और आपने अपने इंट्रो में भी यही कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में बन सकता है तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी बन सकता है। और आदिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बलूचिस्तान स्पेसिफिक इन्हें बलूचिस्तान स्पेसिफिक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान बनाने की बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कराने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, हम भी हमें ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जाफ़र एक्सप्रेस सानिया की हम बात कर रहे हैं। ये ना सिर्फ एक सानिया है बल्कि यकीनन ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खाकवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले हमने देखा कि सानिया APS जब पेश आया तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे। क्या इस तरह का दोबारा कोई एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है जो ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए हो? तो बिल्कुल जरूरत है जी। और अभी जो आप थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि ना सिर्फ बनना चाहिए बल्कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। असल में पिछली बार भी नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह अमल नहीं हुआ, अगरचे ऑपरेशन हमारे फोर्सेस ने बहुत अच्छा और बहुत कामयाब किया। उस नतीजे में TTP वगैरह की कमर तोड़ दी गई और बहुत हद तक उनका सफाया हो गया। अभी फिर दोबारा जाके ये पिछले 2 साल से दोबारा इमर्ज हुए, लेकिन एक बार तो उनका एक तरह का बिल्कुल नेटवर्क तोड़ दिया गया था। तो मेरा ख्याल है 2-3 बातें करने की जरूरत है। एक तो ये बिल्कुल आपने पहले सेगमेंट में बात की कि सियासी यकजहती होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस पे ABC बुलानी चाहिए और सियासी तकसीम नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ या किसी और जमात को टारगेट करने के बजाय सबको इस वक्त इकट्ठा करना चाहिए। हुकूमती वज़रा में बाज़ के बयानात नामुनासिब हैं, तहरीक इंसाफ में से क्यों अगर अग्रेशन ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, ये सब तनकीद का वक्त नहीं है। सब मिल बैठकर इस्लाह अवाल की तजावीज़ देने का और प्लान बनाने का वक्त है, और दुश्मनों को ये दिखाने का वक्त है कि हम आपस में मुत्तहिद हैं पूरे। हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन मुल्क को कौमी खतरा में इकट्ठे हैं। एक पहला मरला ये है। दूसरे मरले पे बलूचिस्तान में भी ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहां पे भी जिस तरह अख्तर मिगल जैसे लोग जो बाहर चले गए हैं और वो मायूस हैं, जो डॉक्टर मालिक बलोच हैं और दीगर लोग हैं, महमूद खान तकज़ई वगैरह तो पश्तून बेल्ट में वहाँ के वैसे भी अहम लीडर हैं। तो इन सबको भी वहां पे भी APC टाइप लोगों को साथ सियासी लाने की जरूरत है। और तीसरा जो काम है वो ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन सिलेक्टेड टारगेटेड जो ऑपरेशन होना चाहिए। इनको आपको कमर तोड़नी पड़ेगी। जब आप दहशतगर्द इस किस्म की हमले करते हैं और ऐसी किलिंग्स करते हैं, वो मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर चुके होते हैं। और इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना और इवन जिरगे की बात जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने की थी, मेरा ख्याल है इसकी कमजोरी ज़ाहिर होती है। अगर उन्होंने आपकी हुकूमत की तहस-नहस करके रख दी है, रिट खत्म कर दी, इतने सारे लोगों को मार दिया और इतनी दरिंदगी का और ऐसी सफाकी और बेरहमी का मुजाहरा किया, ऐसे लोगों को तो इनकी गर्दनें मारी जाए और इनका सफाया करना चाहिए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि जो सूरत हाल अब क्रिएट हुई है इसमें सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। हमने देखा था कि 2004 के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत तगोदो की गई और दहशतगर्दी पे किसी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन अब फिर जो दहशतगर्दी की लहर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब ये जो सानिया पेश आया, इसके बाद आपको लगता है कि सख्त फैसले ज़रूरत है?
बिल्कुल 2014 के बाद यकीनी तौर पर जो है वो एक एक्शन प्लान बना था और सख्ती से उस पर अमल भी हुआ था। वो कुछ उसके नकात ऐसे थे जिसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसकी तरफ खाकवानी साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इदारों को अपनी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब देखें इस वक्त बदकिस्मती ये है कि जो हमारी कौमी सियासत है, पीपल्स पार्टी सिंध में महदूद हो गई है, नून लीग जो है वो पंजाब में महदूद हो गई है, केपी में जो है वो तहरीक इंसाफ महदूद हो गई है। ये है सबसे बड़ा मसला इस वक्त। जब कौमी सियासत को आप महदूद करेंगे तो उसकी जगह पर जो है कौम परस्त सियासत जो है वो जो है परवान चढ़ेगी, या इंतहा पसंद जमातें जो है या इंतहा पसंद ग्रुप जो है उनको आगे आने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आदिल साहब, आपको भी लगता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है और उसमें तमाम पार्टीज की शमूलियत जरूरी है? देखिए, बलूचिस्तान को दो तरीके से इस वक्त देखना चाहिए। जो इंतहा पसंद हैं, जो कालादन तंजीमें हैं, उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, उन लोगों को इकट्ठा करके उनके मसाइल सुनने की जरूरत है। और मैं बार बार एक चीज कहता आ रहा हूं, वो ये है कि जो यूथ है बलूचिस्तान की, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने की जरूरत है। जो इस वक्त इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उसकी जो क़यादत है वो यंगस्टर्स के हाथ में चली गई है। जो जिम्मेदार समझदार लोग थे वो उससे जो है वो अब बहुत दूर हो गए। तो चीजें जो है पिछले कुछ अरसे के दौरान बलूचिस्तान की हद तक काफी कुछ तब्दील हो गया है। सोच बदल चुकी है, इंतहा पसंदी की जो है वो सोच आ चुकी है। यंगस्टर, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो माइल हो रहा है दहशतगर्दी की तरफ, या इन तंजीमों का जो है वो ठीक है। और ये ज्यादा खतरनाक है, और अगर रियासत ये यूथ के साथ बातचीत नहीं करती, कम्युनिकेशन थी, तो फिर मसला ज्यादा खराब हो जाएगा। जवाद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन आदिल साहब ने इशारा किया कि बलूचिस्तान में दो तरह से हमें ऑपरेशन करना होगा। एक तो वो जो कलदम तंजीमें हैं उनको टारगेट करना है, और दूसरा जो वहाँ की यूथ है जो वहाँ के लिए खड़ी हुई है, उनके साथ किस तरह से हमें अब निगोशिएट करना है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है, ना अखलाकियात हैं, और खास तौर पे वो फितनतुल खवारिज जो अपने झंडे पे कलमा तैयबा भी लिखे हैं और उसके बाद वो खवातीन की तालीम को भी गैर इस्लामी समझें, वो अपने ही भाइयों और बहनों के सर उड़ा देने को जहाज समझे। तो ये तो उसके बारे में तो हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी, और मैं मौलाना फजल रहमान ने जब अकोड़ा खटक गए तो उन्होंने भी यही कहा कि ये कैसा जहाज है, इसको नहीं हम मानते। लिहाजा इनकी सरकोबी तो करना होगी, और उसके लिए डेफिनेटली जो नौजवान तबका है, जो यूथ है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखें, अगर अब बलूचिस्तान या किसी भी सूबे के अंदर कोई महरूमियां हैं, कोई हुकूक के मामला में संजीदगी से एड्रेस करना होगा, लेकिन ये नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती कि वो रियासत के खिलाफ असला उठा ले, वो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करे, जहन बनाए, जहन मजीद परागंदा करे। हाँ, हमें यूथ को डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना होगा, उन्हें फिर से बताना होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ना दिमाग खराब किए गए, बड़ी मेहनत करके तलफ़ुज़ बिगाड़े गए, 24 घंटे लाइव नशरियात में होए, तेनू फाड़ लांगा होए, मैं अब छटांगा नहीं, ये करते करते हमने बड़े छोटे की तमीज खत्म कर दी, हमने डायलॉग खत्म कर दिया, हमने ये समझा कि बस जो मैं कह रहा हूँ बस वही हरफ आखिर है, और रेड लाइन कोई शख्सियत होती है उससे निकलना होगा। उन्हें जॉब देना होंगी, उन्हें तालीमी वसाइल मुहैया करने होंगे, उन्हें बताना होगा कि आपके लिए ही ये मुल्क है और आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, और उनकी हुकूमती पे शक न किया जाए। हाँ, जहाँ जायज एतराजात हैं उन्हें दूर करना चाहिए। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन ये किसी को हक नहीं हो सकता कि वो मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करे, वो प्रोपेगेंडा करे, और वो अनासर चंद जो मुट्ठी भर ही कहे जा सकते हैं, वो देखें आज जनूबी वजीरिस्तान में खुदकुश हमला जो है उसको नाकाम बनाया गया, 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। लिहाजा हमें ये भी देखना है कि जिस नहज पे मामलात आ गए हैं उसमें तमाम सियासी जमातों को, मैं तो दस्तबस्ता गुजारिश हमेशा करता हूँ कि बिल्कुल ऐसी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। खाकानी साहब, बड़ा सानेहा होता है, कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो उसमें यकीनन एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। आपको लगता है कि यही अपॉर्चुनिटी है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में फैली हुई है, जो सियासी इंतशार फैला हुआ है, अगर सियासी जमातें चाहें तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसे स्टेबल भी कर सकते हैं?
देखिए, अक्लमंदी से काम लिया जाए तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मौका है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि ये काम हुकूमत को करना होगा। हुकूमत ही अच्छा। एपीसी बुला सकती है, हुँ, हुकूमत ही कुछ देने की पोज़ीशन में है। पोज़ीशन तो ज़ाहिर है मातूब होती है, वो तो बिल्कुल साइड में हुँ, लगी होती है ना। हुँ, हुकूमत अगर चाहे तो तभी अलायंस तो क्या होना होता है, मतलब आपस में मिल बैठना होता है। तो हुँ, इसको पहल करनी चाहिए और फिर तहरीक-ए-इंसाफ पे भी दबाव सबको बढ़ाना चाहिए। मीडिया हुँ, में, इंटेलिजेंसिया में हम सबको ये बात करनी चाहिए कि सब सियासी इख्तिलाफ छोड़ के मिलके इकट्ठे हों। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि सियासी पॉइंट हुँ, स्कोरिंग छोड़े और कुछ मामले को आगे बढ़ाएँ इस मामले को। हुँ, मेरा ख़्याल है हो सकता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए। पूरा आप देखें ना बाहर के अगर आपने मीडिया देखा हो, आप ज़रा चेक हुँ, देखती होंगी, इंडियन मीडिया और दूसरे लोग तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर जगह पे वो एक खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और बहुत तकलीफ होती रही हम सबको कि ये हाल हो गया हमारे ईद का। तो हमारे अब ऑपरेशन बहुत अच्छा इन्होंने कर लिया और बहुत क्विकली कर लिया, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होना था। लेकिन इतना हुँ, बड़ा मौका आखिर हुआ कैसे? और खुदा ना खास्ता दोबारा ऐसा हो जाए तब क्या होगा? इसलिए इसको आखिरी मौका होना चाहिए। जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिकन्स ने ऐसा कंट्रोल किया कि दोबारा कोई बड़ी कार्रवाई कर नहीं सके वहाँ पे दहशतगर्द। हमें भी हुँ। इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए और दोबारा कोई बड़ा वाक़या ना हो इसको। बिल्कुल ऐसे ही जी। है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हम कोशिश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे दोबारा इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इसमें मुलव्विस आखिर कौन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि जो दहशतगर्दों का प्लान था ये मुल्क से बाहर बनाया गया। हम अफ़गान हुकूमत पर जोर देते हैं कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। आदिल साहब, एक अंदरूनी चैलेंजेस हैं जिससे पाकिस्तान को निमटना है, कुछ बैरूनी चैलेंजेस हैं जिससे पाकिस्तान को निमटना है। अब जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात चल रहे हैं इनको किस तरह से देखना होगा? किस तरह से वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैंडलर्स मौजूद हैं और वहाँ से पुष्ट पनाही की जा रही है इन दहशतगर्दों की, इन कलदम तंजीमों की। देखिए, एक चीज़ तो ये समझ लेनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अब वो हालात नहीं हैं जो माज़ी में थे। अब वहाँ पर बहुत सारे जो इससे पहले मामलात थे उसमें पाकिस्तान का किसी न किसी हद तक जो है वो रोल भी था, कंट्रोल भी था। अब तो जो अबूरी हुकूमत है वो पाकिस्तान के हवाले से उसकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। तो हमें रियासत को रियासत के तरीके से डील करना चाहिए, रियासती सतह पर इस मामले को टेकअप करना चाहिए। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो गाए बगाए करते आ रहे हैं, लेकिन इसको जो है बातचीत का जो है सिलसिला है अफ़गानिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ हमें जो है वो बढ़ाना चाहिए। वो कि हमने बड़ी निशानदेही की है कि केपी के जो इलाके हैं उसके साथ जो दहशतगर्दों के कैंप हैं अफ़गानिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच इंतहा पसंदों के जो कैंप हैं वो इसके मामलात जो है वो हम अफ़गान हुकूमत को बता चुके हैं, लेकिन इसको मज़ीद हाईलाइट करना चाहिए। बातचीत के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपनी बात सुनानी चाहिए। एक तो आप इंटरनेशनली इसको डील करें जिस तरह से हमें रियासतों को डील करना होता है, दूसरा इंटरनली भी हमें चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करना है ताकि जो इन इंतहा पसंद, वो चाहे केपी में मजहबी इंतहा पसंद हो या बलूचिस्तान के अंदर जो कौम प्रस इंतहा पसंद है, उनको उनके तरीके से डील करते हुए उनके जो रिजर्वेशन जो आप दूर कर सकते हैं, जो एक गलत फहमियाँ हैं जिसकी बुनियाद पर जो नई जनरेशन है वो उनके आलाकार बन रही है, उसका सिलसिला आपको रोकना चाहिए और रोकना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे उसके बगैर आप मसला हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप बलोचिस्तान को बलोचिस्तान के तरीके से ट्रीट करें और केपी के जो मसाइल है केपी के तरीके से ट्रीट करें। दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं, अब सबसे बड़ा मसला जो बलोचिस्तान के अंदर है कि वहां पर कंट्रोल्ड जमहूरी निजाम है, पिक एंड चूज बिल्कुल है। ऐसे ही। 2000 जो हमने अभी हालिया इलेक्शन 2024 का देखा, इससे पहले जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जाके अपने लिए इलेक्टेबल्स को चुनाव किया, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जाके चुनाव किया, उससे जो है वो वहां पर महरूमियां कम नहीं होंगी, उससे बढ़ेंगी। इसके लिए जरूरी है कि जो वहां पर पॉलिटिकल निजाम है उसको जो है वो स्पेस दी जाए, वहां पे लोगों को पॉलिटिकल जब निज़ाम लोग को स्पेस देने की ज़रूरत है, उनकी महरूमियों को दूर करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैठे हुए हैं दहशतगर्द, ये इनको वरगला सकते हैं और जिस तरह से वरगला भी रहे हैं। हाकवानी साहब, रियासती सतह पर इस मामले को कैसे डील किया जाएगा और आपको क्या लगता है कि जो हमारा खारजा महाज है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उसका कितना रोल है इसमें? देखिए, मेरा ख़्याल है इसमें इस वक़्त तो ख़ारजा पॉलिसी तो पाकिस्तान की अब कुछ चीज़ें हमारे मसाइल हैं, हमारी हुँ, ज्योग्राफ़िकल पोज़ीशन ऐसी है, हमारे हमसाये ऐसे हैं, मतलब अब इंडिया की तरफ जो
मसाइल हैं वो तो हमारे बस से बाहर हैं। वो एक उनकी बदनीति और मुखालफाना है। फिर अफ़गानिस्तान में हालाँकि हम यहाँ पे खुश थे और उम्मीद थे कि जब अफ़गान तालिबान आएँगे तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन हमारे लिए बेहतर नहीं हुई, बल्कि सारी दहशतगर्दी वहाँ से स्पॉन्सर हो रही है, सपोर्ट हो रही है। तो वो तो एक अपने मसाइल है। अब उसमें पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का ये नुक्स नहीं है। मतलब अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने तो सपोर्ट किया अफ़गान तालिबान को, उनके लिए एक नरम रवैया रखा और कोशिश की उनके साथ मामलात अच्छे रखने की। अब अगर वो नहीं चल पा रहे, उनके अपने मसाइल हैं या कुछ जो भी चीज़ें और हैं, तो वो एक अलग बात है। मेरा ख़्याल है, मुझे ये लग रहा है कि अच्छा पहले हुआ था बीएलए जिसने ये सारी कार्रवाई की है, तो बीएलए ने पहले कराची में भी इस तरह का इस तरह के ऑपरेशंस किए थे, तो बीएलए के सरबराह असलम अच्छू थे उस वक़्त, जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने थे, तो वो बाद में पता लगा कि वो मारे गए। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे जो इदारे हमारी फ़ोर्सेज़ जो हैं, वो यकीनन एक बड़ा स्ट्राइक उन पे करेंगे। इसको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा और मेरा ख़्याल है बीएलए पर एक बड़ी ज़रब, एक कारी ज़रब लगाई जाएगी। अब उसके में ज़ाहिर इंटेलिजेंस नेटवर्क पे ये काम कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, इत्तलात इकट्ठी कर रहे होंगे, कहाँ जाके कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे इदारे जो ख़ास तौर पे जब कोई दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाई हो, तो उसका जवाब बड़ा ज़ोरदार दिया जाता है और देना चाहिए। एक बार जो उनके बीएलए के बशीर ज़ेब हैं, इनके सरबराह और दूसरे लोग हैं, उनकी जो सफ़ अव्वल की क़यादत है, उनको एक बार आपको ख़त्म करना होगा। जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से आप मुकालमा नहीं कर सकते। देखें, एक होती है कि चलो मुख्तलिफ मुल्कों में ये मसाइल चलते हैं, महरूमियाँ होती हैं, शिकायतें होती हैं, हुकूमत से लोग नाराज़ होते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, कई छोटी-मोटी कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। वो एक अलग बात होती है, उनसे बात हो जाती है, उनसे डील हो जाती है, उनसे मामलात चल जाते हैं। लेकिन जो एक और ये तो नस्ल परस्त है, ये रेसिस्ट हैं। आप देखें ना बिल्कुल ऐसे कि ही है, वो यहाँ के मसाइल कुछ ये और हैं। जवाद फैज़ साहब, ये जो दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे और ये कंफर्म हो गया कि इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में मौजूद थे, असलहा वहाँ से मिलता है, इनको इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? कि मैं अगर आप पूरे इस सेट को देखें ना, अभी इस ट्रेन के मामले को हमारे लिए तफसीलात नहीं आ रही थी और हिंदुस्तानी मीडिया पे पूरे जी। डिजाइनिंग के साथ सेट तैयार हो चुके थे। बीएलए के तर्जुमान भी उसमें मौजूद थे। इंडियन जो पत्रकार साथी हैं वो गला फाड़ फाड़ के बता रहे कि ये हो गया है, ये हो गया है, यूं हो गया है। और खास तौर पे उसमें ये देखा गया कि आर्मी चीफ और फौज के ऊपर तनकीद की गई और आसिम मुनीर साहब का नाम ले लेके जिस तरह तनकीद करने की कोशिश की गई। लिहाजा ये सोचा समझा मंसूबा था। अफगानिस्तान उसमें बराह रास्त मुलव्वस है। कॉल्स भी पकड़ी गई, पता भी चल गया। आप देखिए, आप पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हम अब क्या, हिंदुस्तान अगर डॉलर देगा अफगानियों को और वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करेंगे तो वो क्या रोकने के लिए हमें डॉलर देंगे? ये रस्सागीरों का इलाका है, ये हमेशा से इनकी तारीख ये रही है। लिहाजा इस पे वाकयातन सख्त हाथ डालना होगा, अपने बॉर्डर्स को महफूज करना होगा, नकलो हरकत पे कंट्रोल करना होगा, निगाह रखनी होगी, मुस्तैद और फाल मजीद होना होगा, जो पहले भी है, लेकिन मजीद हमें ये देखना होगा। रवि खाकवानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि दहशतगर्दों के साथ मजाकरात का तस्वर ही नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अगर हमने ये कह दिया कि 31 मार्च तक जो गैर कानूनी है अफगानी या फितनतुल खवारिज के लोग वो वापस चले जाएं, तो उसके बाद क्या हमारे मुल्क में धमाके शुरू कर दिए जाएंगे? क्या अमेरिका, कनाडा, यूरोप या दीगर सऊदी अरब या यूएई से हमारे लोग डिपोर्ट होकर यहाँ वापस नहीं आते? क्या हम वहाँ खुद कुछ बम्बारमेंट करते देते हैं? क्या वहाँ पे हम अपने दहशतगर्द भेज देते हैं खुदा ना खास्ता? या हमारे लोग जाकर, नौजवान जाकर, जी मुझे डिपोर्ट किया गया है, मैं अब अमेरिका को ढहा के रख दूंगा या कनाडा को गिरा के रख दूंगा? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आदिल साहब, रहनुमा सिख फॉर जस्टिस सिंह पन्नू साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ट्रेन हमला जो हुआ है, दहशतगर्दी का जो हमला था, इसमें रॉ मुलव्वस है। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। यानी भारत का जो चेहरा है वो ऑलरेडी बेनकाब हो चुका हुआ है। देखें, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और भारत मुसलसल जो है वो बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ है। उसने वहाँ पे जो बलोच इंतहा पसंद हैं, जो मुख्तलिफ कालादन तंजीमें, उनको फंडिंग यकीनी तौर पर जो है वो भारत की तरफ से दी जा रही है। भारत तो सिर्फ है ही नहीं, वो तो एक दहशतगर्द रियासत है। वो अपने हमसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो बाकी हमसाया मुल्क भी जो है वो उससे महफूज नहीं है। उससे ना अमेरिका महफूज है, ना कनाडा महफूज है। इतना बड़ा दहशतगर्द जो नेटवर्क उसका है, वो एक प्रोपेगेंडा जो सेल जो कनाडा से अभी हाल ही दिनों में पकड़ा गया है, तो इतना कुछ होने के बावजूद
जो है वो आलमी दुनिया की खामोशी है। मसला सिर्फ ये है कि भारत जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है और जिसकी वजह से उसको बहुत सारे मामलात में शय मिल जाती है, या वो फाइनेंशियल तौर पर इतना स्ट्रांग है, या इतनी बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो है वो अपने मफादात की वजह से खामोश हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये मामला जो है वो इंटरनेशनली जो है उसको उठाना चाहिए। अब जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है उसके बाद डोजियर जो है वो पूरे तमाम आलमी इदारों को दिए जाने चाहिए कि इसके अंदर जो है वो भारत भी मुलव्वस है, इसके अंदर जो है अफगानिस्तान से भी जो अनासर है वो इसका हिस्सा है। तो इसको जब तक आप इंटरनेशनल फोरम पर इसको मामले को नहीं टेकअप करेंगे, ये मसाइल हमारे लिए बनते रहेंगे। भारत के पास तो यकीनी तौर पर डॉलर्स बेतहाशा डॉलर है, वो तो इस्तेमाल करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अनस्टेबल रहे। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की इक्तिसादी माशी तरक्की की चाबी है, जहां पर बहुत सारे जो ऐसे मंसूबे हैं जो हमारे हमसाया ममालिक को, सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको वो खटकते हैं। ग्वादर की बिल्कुल ऐसे वो खटकते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे। खाक़ानी साहब, अगर हम चीज़ों को रिलेट करें, हमने देखा कि इससे पहले ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार रहा है दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकने में, उसकी तारीफ़ उन्होंने की और हमने बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया और हम शुक्रगुजार भी हुए। वज़ीर आज़म साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें अप्रिशिएट किया है। उसके बाद इस तरह के वाक़यात हो जाना, फिर हम देख रहे हैं कि गुरुपतवंत सिंह भी कह रहे हैं कि रॉ इसमें मुलविस है, भारत मुलविस है, और अफगानिस्तान में भी जो दहशतगर्द मौजूद थे उनकी पुष्टपनाही भी भारत से हो रही है, रॉ इसमें मुलविस है। तो इस पूरी सूरत हाल को अगर हम रिलेट करें और डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ रॉ की एक्टिविटी आज से नहीं चल रही, ये तो पिछले कई सालों से चल रही है। बलूचिस्तान में बहुत डिस्टर्बेंस है और सिर्फ रॉ नहीं है, कई और भी ममालिक का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि एक जमाने में कहा जाता था बलूचिस्तान में कोई 8-9 ममालिक की खुफिया एजेंसीज एक्टिव है वहाँ पे। तो ये मसाइल तो बहुत ज्यादा संगीन और गंभीर हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमें अब ये सारे रहेंगे, हम इनको जो हमारा दुश्मन मुल्क है या जो हमें पसंद नहीं चाहता करता, या किसी भी वजह से कोई अगर मुल्क अगर ग्वादर प्रोजेक्ट को नाकाम बनाना चाहता है, या व्हाट्सएवर जो भी वो रीजंस हैं किसी के, तो वो तो अपनी जगह लगे रहेंगे। हमें अपने अपने सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, और बहरहाल हमारे सिस्टम में कमजोरी थी, क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसमें हमें हमारे लोग लगे होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन वो नाकाम बना देते हैं, पहले भी कर देते हैं, लेकिन बहरहाल इस बार वो चूक गए और पता नहीं चल सका कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई है। तो हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को ज्यादा मजबूत बनाना होगा, ज्यादा फोकस करना होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी, और दहशतगर्दों को आपने उनके कार्रवाई करने से, हमले से पहले पकड़ना होगा, उनको गर्दन से पकड़ के दबोचना होगा पहले, ताकि वो कार्रवाई कर सके। यानी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस सिस्टम को भी हमें कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाजरीन, मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी एक कहा जाए कि प्रोफेशनल गुफ्तगू की है, बड़ी संजीदा उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि जो APS का वाक़या हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। अब शहबाज हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की ज़रूरत है, जिस पर हम बात भी कर रहे थे। आदिल साहब, बिलावल भुट्टो की जो गुफ्तगू है वो कितनी मेच्योर थी, और क्या आपको नहीं लगता कि बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें वाकई इस पर गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, जो आज हुकूमत के जो वज़रा ने और जो तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीरें, उसके बनिस्बत जो है बिलावल भुट्टो की तकरीर बड़ी मेच्योर थी, बड़ी नपी तुली थी, टू द पॉइंट थी। इसी किस्म का जो बिहेवियर जो है आज के दिन हमें असम्बली से जो है, असम्बली के फोरम से, गो के एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई है, लेकिन रवैये भी उसी तरह से नज़र आने चाहिए थे। तकरीरों का जो फोकस है वो दहशतगर्दी ही होना चाहिए था, उसमें ज़ाती तौर पर एक दूसरे पर हमले नहीं होने चाहिए थे। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमने 2014 के बाद जो एक्शन प्लान बनाया था और उसके जो समरात हमें मिले थे कि दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म हो गई थी, वो अब हमने समरात खो दिए हैं। इस वक्त मुल्क एक दफ़ा फिर जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। जंडोला में अभी थोड़ी देर पहले जो है एक दहशतगर्द हमला हुआ है, उसमें चेक पोस्ट पर निशाना बनाया गया है। इस तरह के जो साहब, अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी अभी धमाका हुआ है, वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, यानी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। एक पिछली दफ़ा जो एक्शन प्लान बना था वो एक सानिया आईपीएस के बाद बना था, तो वो केपी स्पेसिफिक था, लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान के मामला को बलूचिस्तान के तरीके से डील किया जाए और जो केपी के मामला हैं उसको केपी के तरीके से डील किया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब कोई, जैसे इससे पहले हमने देखा था केपी में एक आर्मी चीफ ने तमाम पॉलिटिकल जमातों को जो है वो इकट्ठा किया था, लेकिन उसको फिर बाद में अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस मुलाकात को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो तब सियासी जमातों को जो है वो अपना रवैया जो है वो तब्दील करना सियासी चाहिए। जमातों को उनके जो रवैया मसाइल तब्दील करने हैं की जरूरत है। वो खाकानी अलग साहब, तरीके से तमाम डील स्टेक करें, होल्डर, लेकिन जो सिविल, मिलिट्री, इन्हें एक साथ बैठ हल निकालना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी इसको एम्फसाइज किया आज। उनको मिल के हल निकालना चाहिए। चैलेंज ये दो आने के, आज हमले से पता लग गया कि आपस में भी इनका गठजोड़ है। ये अभी 2 दिन पहले अभी ट्रेन का हमला हुआ है और ये हमले की कुछ की रीति की रीजन नहीं थी। अचानक ये दोनों ने कार्रवाई तेज की है। एक बलूचिस्तान निशाना बना रहे हैं, केपी निशाना बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी है तो वो मिल के ही लड़ी जा सकती है। सिविल मिलिट्री दोनों एक ही पेज पर हो, सिविल में इत्तेफाक हो, कौम साथ हो, तब लड़ी जा सकती है। फिर ये सारा प्लान बनाए, जो भी करना है, फॉरेन पॉलिसी को भी इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक से भी बात करें, इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी बंद करवाने की कोशिश करें और बहुत सारी चीजें प्लान में, डिटेल प्लान। खाकानी साहब, आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत या उससे ऊपर हट के ऊपर सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए चैलेंज है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, इस वक्त ये चैलेंज मुल्क के लिए हो चुका है और बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। और आप देखें इस किस्म की जो कार्रवाई हो रही है तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ ये कैंपेन शुरू हो जाएगा कि ऐसा मुल्क जो इतना वल्नरेबल हो गया है कि उसकी रिटी नहीं रही तो वो उनसे न्यूक्लियर वेपन रखने का भी ठीक है, हक नहीं यानी है। ये भी सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक चैलेंज बन चुका है। जवाद फैजी साहब, इन वाक़यात को किस तरह से अब कंट्रोल करना है? क्या स्ट्रेटजी हुकूमत की जानिब से होनी चाहिए? तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे उसमें, हम अगर सिविल इदारों की बात करें, मिलिट्री की बात करें, आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब आगे इन्हें साथ चलना होगा? देखिए, हुकूमत वक्त की तो जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को बलूगत का मुजाहरा करना होगा, मुल्क से मोहब्बत का मुजाहरा करना होगा, तमाम तर तबकात को, उसमें मीडिया भी है। हमें भी अब जो है ना, हर टॉक शो का टॉपिक जो है वो महात्मा नियाजी साहब को नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे सुलझते हुए मसाइल पे बात करनी चाहिए। और खास तौर पे ये रमजानुल मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में, शोबिज़ के सितारों से हम अफजलियत सुनते हैं, फजाइल सुनते हैं रमजानुल मुबारक की। चाहिए तो ये कि उलमा, खुतबा, मीडिया पर्सन सबको ऐसे मामलात पे कि दहशतगर्दी का नासूर जो है उसका इस्लामी तौर पे उलमा हवाला दें, लोगों के जो जहन है उनको बदले, बदतमीजी के कल्चर को खत्म करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू करें। जितनी तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, खुदारा बड़े और छोटे सारे मिलके ये सोचें कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। वैसे तो इन्नल्लाह मा साबिरीन घरों के ऊपर भी और दीवारों पे भी हम लिख रख के रखते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उस पर अमल करें, एक दूसरे को स्पेस दें और बाज़ शख्सियात को, और सिर्फ रेड लाइन शख्सियात को करार ना दें, बल्कि मुल्क को करार दें, रियासत को करार दें, इसके अमन को करार दें, इसकी मुआशी बेहतरी को करार दें। ठीक है, यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम माजी से भी ज़्यादा दौर से गुजर रहे हैं और ये जो हमारा इत्तेहाद नहीं है यही दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। तो हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेश पर आने की ज़रूरत है और मुल्की मफाद का सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।